तो एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में आपके लिए हिंदी का एक बेहतरीन सा पेपर लेकर आ गई हूँ, जिसकी आपकी परीक्षा में 100% आने के पूरे चांस हैं। देखिए आपको परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार इस पेपर को अच्छे से आपको रीड कर ज़रूर जाना है, क्योंकि इस पेपर में आपको काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में रहेंगे सही विकल्प चुनिए। तो पहला क्वेश्चन है कि वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। इसका आंसर है पृथ्वीराज रासो। दूसरा है मेरा अपना सर्वस्व मानती है। इसका आंसर है कृष्ण को। तीसरा है हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इसका आंसर है परीक्षा गुरु। चौथा है चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है। इसका आंसर है लता मंगेशकर को। पट कथा की मूल इकाई है, तो पट कथा की मूल इकाई है दृश्य। छठा है संक्षेपण का गुण नहीं है, तो संक्षेपण का गुण नहीं है। इसका आंसर है शुद्धता। ठीक है, चलिए तो ये हमने सही विकल्प कंप्लीट कर लिए। यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो देखिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और एक बार आपको परीक्षा हॉल में जाने से पहले इन प्रश्नों को एक बार आपको कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के डेडेडेस पुत्र थे, तो इसका आंसर है 5वें। दूसरा, अक्क महादेवी का विवाह जैन राजा डेडेडेस के साथ हुआ था। इसका आंसर है कौशिक। तीसरा है धनराम डेडेडेस दर्जे तक स्कूल का मुख देख पाया था, तो इसका आंसर है तीसरे। चौथा है भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य डेडेडेस रहा है, तो किसका रहा है? संगीत में सबसे मुख्य वाद्य वीणा का रहता है। पांचवा है खालिस्तान जनसंचार का लोकप्रिय व सबसे नया माध्यम है। इसका आंसर है इंटरनेट। इसमें आपका भराएगा इंटरनेट। छठा है काव्य में बिंब को डेडेडेस माना जाता है, तो देखिए काव्य में बिंब को क्या माना जाता है? शब्द चित्र। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और देखिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। आपको देखिए एक बार ज़रूर इन प्रश्नों को कंप्लीट कर जाना है। परीक्षा हाल में जाने से पहले 2-3 घंटे पहले ही आपको इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ताकि आप सभी अच्छे नंबर इस पेपर के द्वारा कवर कर सके। तो देखिए सही जोड़ी है कुल की हानि यानी कि मर्यादा, परिवार की मर्यादा, ये आपकी पहली जोड़ी। दूसरी है ओस के फूल, इसकी जोड़ी है गद्य संग्रह। तीसरी है गरबा की जोड़ी है गुजरात। मानव ज्ञान से संबंधित सूचना, इसकी जोड़ी है विश्व ज्ञान कोश। और विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुस्सा। छठी है शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। और एकमात्र सहारा क्या है? अंधे की लाठी। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है जगनिक द्वारा रचित कृति का क्या नाम है? तो इसका आंसर है आपका परमार रासो। दूसरा है दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न न थे? तो देखिए दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के अब भारत में अंग्रेज आएंगे, ठीक है, तो किन को पसंद नहीं होगा? कौन खुश नहीं होंगे? कौन नहीं होंगे? भारतवासी। चलिए तीसरा, आलो आधरी किस भाषा का शब्द है? तो ये है आपकी बंगाली भाषा का। चौथा है हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द है?
तो हिंदी शब्दकोश में लगभग 5 लाख शब्दकोश है। बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो बिंब का शाब्दिक अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। छठा है शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। सातवां है अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर है आपका स्वयं के परिश्रम सफलता मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है सत्यासत्य लिखिए। पहला है धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था। ये आपका सत्य है। देखिए यहाँ पे मैं टिक मार्क आपके कर देती हूँ, कंप्लीट कर लेना क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ही कम बचा है। मैं कहूँ बहुत से बहुत कम बचा है और आपको इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टिक कर दी, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कंप्लीट आप इनको कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है प्रगतिवाद के 2 कवि तथा उनकी एक रचनाओं का नाम आपको देना है। 2 नंबर का प्रश्न है कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से ये रहे आपके प्रश्न कि निर्गुण भक्ति धारा की 2 विशेषताएं लिखिए एवं 2 कवियों के नाम लिखिए। तो देखिए पहले आपको हेडिंग डालना है कि निर्गुण भक्ति धारा की विशेषताएं इस प्रकार है या निम्न है। ठीक है, इस प्रकार की जगह आप निम्न लिख सकते हैं। तो देखिए पहली है कि निर्गुण ब्रह्मा में विश्वास रखने वाले ये कवि गुरु को ईश्वर के समान मानते हैं। दूसरी है कि इस धारा के कवियों ने रूढ़ियों छुआछूत कुर्तियों पर प्रहार किए हैं। ठीक है, इस धारा के कवियों ने रूढ़ियों के छुआछूत कुर्तियों पर इन्होंने करारे प्रहार किए हैं। तीसरा है इस धारा के कवियों ने अवधी संधु काकड़ी का मतलब है कि मिश्रित भाषा अपनाई है। ठीक है, तो ये आपकी 3 विशेषताएं हो गई निर्गुण भक्ति काव्य धारा की। और 2 कवि के नाम हैं, पहले हैं कबीरदास, दूसरे जायसी। ये आपके निर्गुण भक्ति धारा के श्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। रीतिकाल के किन्हीं 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचनाएं लिखिए। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर कि 17वीं शताब्दी के मध्य से 29वीं शताब्दी के मध्य तक का काल हिंदी साहित्य के इतिहास का उत्तर मध्य काल कहलाता है। ठीक है, देखिए तो देखिए 17वीं शताब्दी के मध्य से 29वीं शताब्दी के मध्य यानी कि 17वीं शताब्दी के बीच में और 29वीं शताब्दी के बीच तक का जो काल है वो हिंदी साहित्य के इतिहास का उत्तर मध्य काल कहलाता है। ठीक है, 17वीं शताब्दी और 29वीं शताब्दी तक का जो समय है वो हिंदी साहित्य के इतिहास का कौन सा समय है, उत्तर मध्य काल का समय कहलाता है। इस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल नाम दिया। ठीक है, इस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा नाम दिया, रीतिकाल नाम दिया। तो सामंतों राजाओं के इस काल में अधिकांश कवि राजाश्रित थे, वे राजदरबार में रहते थे, अतः राजाओं को प्रसन्न करने के लिए कवियों का श्रृंगार प्रधान काव्य रचना करना स्वाभाविक ही था। और नायक नायिका के भेद के साथ प्रकृति के उद्दीपन में भी श्रृंगारिकता के दर्शन होते हैं। इस काल की रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है, अतः मिस्री बंधुओं ने इसे श्रृंगार काल कहा है। ठीक है, कौन से काल को श्रृंगार काल कहा है,
कि राजाओं को प्रसन्न करने के लिए कवियों का श्रृंगार प्रधान काव्य रचना करना स्वाभाविक था। नायक नायिका के भेद के साथ प्रकृति के उद्दीपन में भी श्रृंगारिकता के दर्शन होते थे। इस काल की रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता रही थी, इसलिए मिस्र बंधुओं ने इसे कौन सा काल दे दिया? श्रृंगार काल कहा गया। ठीक है, चलिए आप कंप्लीट कर लेंगे इस प्रश्न के आंसर को। इसके बाद में कवि और उनकी रचनाएं, तो देखिए ये आपके बिहारी कवि है और इनकी रचना है बिहारी सतसई। दूसरे कवि है भूषण, इनकी रचना है छत्रसाल दशक। आगे है तीसरा प्रश्न, भारतेंद्र युग की दो प्रवृत्तियां बताइए। तो देखिए भारतेंद्र युग की दो प्रवृत्तियां निम्न हैं। पहली है भारतेंद्र युग में देशों द्वार राष्ट्र प्रेम अतीत गरिमा आदि विषयों की ओर ध्यान दिया गया है। तो भारतेंद्र युग में देशा द्वार राष्ट्र प्रेम और अतीत की गरिमा आदि विषयों की ओर ध्यान दिया गया है। दूसरी है कि इस युग की रचनाओं में प्रकृति का यथार्थ चित्रण परिलक्षित होता है। ठीक है, इस युग की रचनाओं में हमें प्रकृति का यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। तो ये है इनकी दो रचनाएं, दो प्रवृत्तियां या हम विशेषताएं कह सकते हैं। आगे है नई कविता की विशेषताएं लिखते हुए दो कवियों के नाम लिखिए। तो देखिए नई कविता की विशेषताएं निम्नलिखित है। इस तरह से पहले आपको हेडिंग डालना है। तो पहली विशेषता है लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, दूसरे प्रयोगों में नवीनता, तीसरे नए बिंबों की खोज की गई है और चौथी व्यंग प्रधान रचनाएं। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सरल है नई कविता की विशेषताएं। पहली क्या थी कि लघु मानववाद की प्रतिष्ठा रही है, इसमें प्रयोगों में नवीनता, या आप इस तरह से इसको बड़ा लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि नई कविता में लघु मानववाद की प्रतिष्ठा दिखाई देती है। दूसरा कि इस कविता में प्रयोगों में नवीनता आ गई है और इस युग के कवियों ने नए बिंबों की खोज की है और इसमें व्यंग प्रधान रचनाएं हैं। ठीक है, इस कविता में व्यंग प्रधान रचनाएं हैं। इस तरह से आप बड़ा इनको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो नई कविता के प्रमुख कवि कौन कौन हैं? तो पहले है भवानी प्रसाद मिश्र, दूसरे है डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त और तीसरे दुष्यंत कुमार। ठीक है, चलिए आगे है हमारा अगला प्रश्न, मीराबाई की रचनाएं। तो देखिए मीराबाई की रचना है पहली नरसी जी को माहेरी। ठीक है, नरसी जी को माहेरी, दूसरी गोविंद राग, तीसरी गिद्ध गोविंद की टीका, चौथी है राग सरोठा के पद और मीरा का मलार गरबा गीत। ठीक है, चलिए इनका भाव पक्ष है, आप इनको पढ़ लेना। देखिए इन्हीं में से आपके प्रश्न पूरे आ जाएंगे, आपको इनको ही अच्छे से कंप्लीट कर कर चले जाना है। ठीक है, इसके बाद में ये आपके कबीरदास जी का जीवन परिचय, ये इनकी रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं, भाव पक्ष है। भाव पक्ष में पहला है दार्शनिकता, फिर है आपका दूसरा है रहस्यवाद, तीसरा है समाज सुधार। ये कला पक्ष में पहली है इनकी भाषा, दूसरा है छंद, फिर अलंकार और आखिरी में आपका रहेगा साहित्य में स्थान। चलिए आगे अवतार सिंह संधोपास जी की रचनाएं, उनका भाव पक्ष हो गया, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। देखिए फिर जीवनी और आत्मकथा में अंतर, नाटक और एकांकी में अंतर, इसके बाद में संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर, ये भारतेंद्र युग के निबंधों की विशेषताएं,
शुक्लोत्तर युग के निबंधों की 4 विशेषताएं। कहानी उपन्यास में अंतर। कृष्णा सोपती की रचनाएं, उनकी भाषा शैली, इसके बाद में उनका साहित्य में स्थान। फिर सत्यजीत राय की रचनाएं, उनकी भाषा शैली, साहित्य में स्थान। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। बाल मुकुंद गुप्त की रचनाएं, भाषा शैली रही है इनकी, फिर इनका साहित्य में स्थान। इसके बाद में मनु भंडारी जी का जीवन परिचय, ये उनकी रचनाएं हो गई। इसके बाद में साहित्यिक विशेषताएं और फिर उनका साहित्य में स्थान। इसके बाद में प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर। ये महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। देखिए, इन्हीं प्रश्नों में से पूरे प्रश्न आपके आ जाएंगे, आपको इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। देखिए, हास्य रस का उदाहरण और उसकी परिभाषा। वीर रस का भी आप साथ में कर सकते हैं। ये रौद्र रस हो गया, भयानक रस हो गया, ठीक है, अद्भुत रस। और ये आगे आपका वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित देनी है। ये वक्रोक्ति अलंकार के भेद और उनके नाम श्लेष वक्रोक्ति अलंकार को उदाहरण सहित परिभाषित करना है। रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित बतानी है। ठीक है, तो ये मुक्तक छंद की परिभाषा हो गई। सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। देखिए, पूरे प्रश्न आपके इन्हीं प्रश्न में से आ जाएंगे। प्रसाद गुण की पंक्तियाँ, तो आप यहाँ पर देखिए तीन की पंक्तियाँ याद कर सकते हैं, माधुर्य गुण, ओज और प्रसाद। ठीक है, तीनों को कंप्लीट कर सकते हैं, तीनों में से ही आपका एक आ जाएगा। इसके बाद में व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण सहित आपको बताना है। इसके बाद में शब्द युग्म किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको उसकी परिभाषा लिखना है। ये परिभाषा हो गई और ये इसके उदाहरण हो गए उसके, जैसे कि बार बार, धन, संप्रदा, लाभ और हानि, बच्ची, कुछी। इसके बाद में समार्थी शब्द युग्म, ये विपरार्थक शब्द युग्म। यहाँ पर लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए कोई एक का उदाहरण आपको देना। ये मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर हो गया आपका। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। सार लेखन भी बोलते हैं भाव पल्लवन को। ठीक है, भाव पल्लवन आ सकता है या सार लेखन के नाम से पूछा जा सकता है। देखिए, आपका भाव पल्लवन है, साहित्य समाज का दर्पण है। इसके ऊपर से फिर ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता, ये भी आप कंप्लीट कर सकते हैं चाहे तो। ये आपका 5वां दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ठीक है, ये आप इसके ऊपर कर सकते हैं। रीतिकालीन कवियों की जिंदा दिली को रंगबाजी में ही दिखाई पड़ती है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बेर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। ठीक है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, ये आप ये कर सकते हैं। जहाँ आर्थिक संबंध होता है वहाँ तर्क की गुंजाइश नहीं होती, ये भी आप चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपके गोल घेरे वाले हैं ना, ये आपको ज़्यादा फोकस करने इन पे। चैत्य सबसे बड़ा दहने का भाव पल्लव आपको लिखना है। नशा मुक्ति हेतु विज्ञापन। ठीक है, ये रहा आपका नशा के लिए विज्ञापन। तो आपको विज्ञापन देखिए ऐसा देना है अट्रैक्टिव, बिल्कुल अट्रैक्टिव और इफेक्टिव। अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षित हो उससे लोग, और इफेक्टिव यानी कि उनके ऊपर प्रभाव डाले, उसका प्रभाव पड़े। इस तरह से आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है। इसके बाद में ये आपका विज्ञापन हो गया। विद्यालय पुस्तकों की दुकान का एक दुकान का एक विज्ञापन हो गया आपका। ये है आपका संवाद। ठीक है,
ये साहस हमारी पहचान है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। मीठी बोली का महत्व। देखिए पूरे प्रश्न आपके इन्हीं प्रश्न में से आ जाएंगे। आपको तो अच्छे से देखिए, आपका निबंध है छात्र जीवन में अनुशासन, छात्र जीवन के अनुशासन वाला। अपठित गद्यांश हो गया। ये सारी चीज़ें आपको मैं दे रही हूँ, कंप्लीट आपको केवल करना है। यदि वास्तव में आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो इस वीडियो को आप अभी तक देख रहे होंगे जो बच्चे, देखिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में पूरे के पूरे आ जाएंगे। ठीक है, वीडियो चाहे आपका बड़ा ही क्यों ना हो गया होगा, पर लेकिन पूरे प्रश्न आपके आ जाएंगे यदि आपने इनको कंप्लीट कर लिया तो। ठीक है, पूरे प्रश्न मैंने आपको एक ही वीडियो में बता दिए हैं जो पूरा आपका टोटल पेपर में आ जाएगा। मीरा के पद, ये तो पूरे आपको अच्छे से पढ़कर जाना है इनको, ये ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपको सुबह देखने को मिलेंगे, वही प्रश्न है जो आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट आपको अच्छे से इनको कर कर जरूर जाना है। ठीक है, चलिए फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। कबीर ने अपने को दीवाना, मीरा के पद हो गए। ये आपके पूरे क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं इसमें। ठीक है, A to Z हो गया है आपका सब कुछ एक ही वीडियो में, सारी चीज़ें मैंने बता दी है। वास्तव में आपको पूरे नंबर 80 में से 80 में लाना है तो पूरे प्रश्न को आप कंप्लीट करके चले जाइए। 80 में से 80 नंबर ही आप लेकर आएंगे। ठीक है, ये मीरा लेखिका मियां असुद्दीन के पास क्यों गई। ये जो गोल घेरे वाले आपके लगे हैं ना प्रश्न, वही आपको कंप्लीट करने हैं, बाकी के नहीं करने। कर सकते तो कर लेना, पर लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके गोल घेरे वाले प्रश्न है। ठीक है, चलिए। धनराम मोहन को प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। ये भारत के चाचा नेहरू जी कब और कैसे करते थे। भारत के विकास को लेकर आप क्या सपने देखते हैं। लता के गायन की दो विशेषताएं। चलिए फिर, ले कितने प्रकार की होती है। चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर है। कुई की चेन्नई कितने तरीकों से की जाती है। देखिए जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जो गोल घेरे वाले आपके प्रश्न हैं आपको वही करने हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलिए इनका। डिकोडिंग सा क्या समझते हैं। ये पत्रकारिता क्या है। पत्रकारिता को दैनिक, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए आराम से, जल्दी करना है पर लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं करना है कि आपको सूझना पड़े, पर थोड़ी सी जल्दी आपको बनाए रखना है। ये आपका आवेदन पत्र हो गए। ठीक है, आवेदन पत्र पे भी आपको फोकस करना है। देखिए ये जितने भी यहाँ पर आपको आवेदन पत्र मैं दे रही हूँ, एक आवेदन पत्र आपका 100% परीक्षा में आएगा, तो आपको ज़रूर कंप्लीट कर कर जाना है। ठीक है, इनको ये आगे आपका है, ये हो गया एक निवेदन पत्र, सभी आपको कंप्लीट कर कर जरूर जाना है। ये आगे पिताजी को एक पत्र। ठीक है, ये रहा इसका आंसर यहाँ पे। इसके बाद में ये आगे दूसरा है, ये आपका निबंध। ठीक है, ये दूसरा है और ये आगे आ गया। देखिए इनमें से ही आपका एक फंस जाएगा,
एक दो, ठीक है, एक दो आपके आ जाएंगे, यहाँ से रह गया था, यहाँ से देखिए आखिरी में आपका रहेगा ये निबंध, ठीक है, निबंध आपको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर जीवन में खेलों का महत्व हो गया। ये आपकी महंगाई की समस्या हो गई। मेरे सपनों का भारत हो गया। चलो, तो ये टोटल प्रश्न मैंने आपको बता दिए जो आपकी परीक्षा में आएंगे 100% श्योर, ठीक है। जो भी बच्चा इनको कंप्लीट कर कर जाएगा, देखिए समझ लीजिए उसके 80 के 80 नंबर पक्के हैं, ठीक है। तो आपको ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखना है और सभी प्रश्नों को अच्छे से आपको कंप्लीट कर कर ज़रूर जाना है।